नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस 15 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईवीएस एंड पेडागोजी। ठीक है। ईवीएस और ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर से उसके ईवीएस के पेडागोजी जो है उसके सवाल होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखे हैं हमने। ठीक है, और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है कैसे है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। सीटेट यूपेटेट के लिए क्लास चल रहा है, इसको देखिएगा। अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप देखते हैं समझते हैं चीज़ों को। तो चलिए, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है, कैसे, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। ईवीएस के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि विटामिन पदार्थ है। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है। विटामिन किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है। विटामिन का मतलब विटामिन खाने से क्या होता है, शरीर के अंदर थोड़ा सा जो रोग है उसको रोकने के लिए हम कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि विटामिन पदार्थ है जो हमारे कमी कमी वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, जो हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है, हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक है, यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो जो विटामिन पदार्थ है हमारे मांस यह मजबूत करने के रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है, बिल्कुल नहीं होगा। हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक है, दवा का रूप में ही तो विटामिन थोड़ी आता है। विटामिन दवा के रूप में है नहीं। जो हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है, नहीं वजन तो कम होगा नहीं। कमी वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में ये आवश्यक होता है। ठीक है, अगर कोई रोग हो गया उसको रोकने के लिए कम मात्रा में इसको आवश्यक है, विटामिन लिया जाता है। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलती है। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है आपके सामने। मनुष्य की पेट में जठर रस डैश होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो हमारे पेट के अंदर जो जठर रस होता है उस वो जो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। सो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और ये अम्लीय जो है ना, ये भोजन को पचाने में बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही सहायक होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, एक प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है कहलाती है। रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन पे जो आधारित होती है उसको गोत्र कहते हैं, परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, तीनों नहीं कहते। उसका सही आंसर क्या होगा, रिश्तेदारी। ये रिश्तेदारी कहलाता है। तो खून का रिश्ता हम लोग कहते हैं ना, तो इस तरीके से वो क्या कहलाएगा, रिश्तेदारी कहलाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस शामिल होती है वो कौन सी है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, लौंग और केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो हमें लौंग मिलता है, केसर मिलता है, वो पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल भाग से, जो फूल होता है उससे प्राप्त होता है। याद रखिएगा, नहीं जड़ से होगा, नहीं तना से होगा, नहीं फल से होगा, ये हमको फूल से प्राप्त होते हैं। क्लियर है ना। अगला सवाल है, कौन सा जानवर पेड़ों पर नहीं रहता है। तो देखिए, स्लॉथ जो जानवर होता है ये पेड़ पर रहता है, बंदर भी रहता है, चमगादड़ भी रहता है, ये तीनों के तीनों पेड़ पर रहते हैं। लेकिन जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये नहीं रहती हैं। ये मधुमक्खियाँ जो हैं कहाँ रहती हैं, ये मधुमक्खियाँ आपका जो है फूलों पे रहती हैं, फूलों की कलियों पे रहती हैं, इस तरीके से वहाँ से रस को लेती हैं। तो ये मधुमक्खियाँ जो है ना पौधों पे नहीं रहती हैं, ये फूल कली इत्यादि पर रहती हैं। तो पूछा है कौन सा जानवर पेड़ों पे नहीं रहता है, तो सही आंसर क्या होगा, मधुमक्खियाँ। क्लियर बात है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। क्षमा कीजिएगा, युग्म होगा यहाँ पे, सुमेलित होगा, ये छूट गया है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार, याद रखिएगा। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार कह रहा है कि गलत सुमेलित है, मतलब जो गलत है। मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल बिहार से संबंधित है, मधुबनी जिला से। पटोला गुजरात के अंदर होता है, फड पेंटिंग राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन पोचमपल्ली जो कर्नाटक नहीं होता है, पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना के अंदर आता है। ठीक है, एक प्रकार की साड़ी है जो तेलंगाना के अंदर मिलता है, ये कर्नाटक दिया है, ये गलत सुमेलित है। इसलिए सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा बिल्कुल डी। पूछा है ना कौन गलत है सुमेलित है, तो पोचमपल्ली कर्नाटक दिया है, जबकि इसको है तेलंगाना होना चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मीना के पास 20 किलो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे इन सब्जियों को आगे उपयोग के लिए स्टोर करने का फैसला किया। उसने क्या किया कि हरी सब्जियां 20 केजी है, कहती है कि अब इस सब्जी को हम आगे क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, मतलब रखते हैं कुछ दिनों के लिए।
उसे निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण विधि का उपयोग करना चाहिए ताकि सब्जियां अधिक समय तक रह सकें। सब्जी को अधिक देर तक ताज़ा रखना है तो उसके लिए कौन सा उपयोग करेगी। तो सूखा भंडारण, बिल्कुल गलत। सब्जी को ताज़ा रखना है तो सूखा भंडारण कीजिएगा तो सूख जाएगा, सारा सब्जी बेकार हो जाएगी। गर्म भंडारण भी नहीं होगा। गीला भंडारण, कोल्ड स्टोरेज। देखिए गीला भंडारण नहीं होता है, कोल्ड स्टोरेज के अगर हम अंदर रखते हैं इसको तो ये सब्जियां बहुत काफ़ी देर तक ताज़ा रह सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा। क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज। अगला सवाल है कि एक किसान भूमि से अनाज अलग करना चाहता था, इसे प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे कहा जाता है। इसका एक प्रक्रिया है अनाज को भूसी से अलग करने का। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, बिल्कुल गलत है। चुनना कहते हैं, बिल्कुल गलत है। छानना कहते हैं, बिल्कुल गलत है। इसको गाहना या फटकना कहते हैं। जब भी किसी अनाज के अंदर भूसा लगा हो, भूसी हो, तो उसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फटकना पड़ता है, गाहना पड़ता है, गहना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इसका सही आंसर सी को देंगे आप, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, 10 सवाल हो गया ईवीएस से रिलेटेड। अब पेडागोजी आ गया। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का प्रमुख लिखा हुआ है, प्रमुख उद्देश्य है। याद रखिएगा, व्यवहारिक कौशल पर छात्रों को ग्रेड दें, बिल्कुल छात्रों को ग्रेड देंगे नहीं, ये इसका उद्देश्य है ही नहीं। उसके बाद करा है कि छात्रों को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दे, प्रतिस्पर्धा भी नहीं, प्रतिस्पर्धा करने की बात कहीं नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर छात्रों को अपने रचनात्मक, ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। छात्रों को अपनी रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान दें, बिल्कुल हो सकता है। छात्रों को अपनी एकेडमिक प्रदर्शन को बढ़ाने का, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, छात्रों को अपनी रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करें। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का यही प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग, ठीक है, झोपड़ियों के फर्श और दीवारों पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। अब भाई इस गोबर का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई, तो देखो फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बिल्कुल नहीं। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं। घर्षण बढ़ाने के लिए, उन्हें मोटा बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। कीड़ों को दूर रखने के लिए, गोबर से लिप दीजिएगा ना तो कीड़ा उड़ा नहीं पहुंचता है, कम पहुंचता है। तो इसीलिए कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसे गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग किया जाता है। झोपड़ियों के फर्श पर और फिर दीवारों पर परत उनका चढ़ा दिया जाता है, मतलब लिप दिया जाता है, कहते हैं संक्षेप। ईवीएस पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ईवीएस पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। करें कि विषय की बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या करें, व्याख्या आ गया गड़बड़ है। तकनीकी शर्तों की सटीक परिभाषा दें। अब बताइए ईवीएस के अंदर जो एनसीएफ बनाया है, एनसीईआरटी, उस समय तकनीकी, ये बिल्कुल गलत है, उस समय नहीं था। ठीक है, उसमें बच्चा जो भी करेगा वो अपने से खुद से अवसर करेगा, डूइंग करके, मतलब खुद से करके करेगा। तो इससे ये भी नहीं होगा तकनीकी। बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करें, ये भी नहीं। शिक्षार्थी को चिंतन और आश्चर्य के अवसर प्रदान करें, यानी कि शिक्षार्थी क्या करेगा, जब खुद से सोचेगा और खुद से किसी चीज़ का अवसर ढूंढेगा, ठीक है, चिंतन करके उसके बारे में जानकारी लेगा, तो यही उसकी उच्च प्राथमिकता के लिए बताया गया है। मतलब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में ऐसा है कि शिक्षार्थी क्या करे, चिंतन करे और इस चीज़ को, अवसर को प्राप्त करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका है, भूमिका, याद रखिएगा भूमिका है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर अगर कविता और कहानी आता है तो बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको विषय को सीखने में मज़ा और आनंद प्रदान करे, इसीलिए इसकी भूमिका है। माने कविता और क्या है, कहानियों की जो भूमिका रहती है प्राथमिक स्तर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा मज़ा आता है, आनंद आता है। अब 1 क्लास के बच्चे को कविता सुनाइएगा, उसको कहानी कहिएगा, तो वो इंटरेस्टिंग के साथ क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा, पढ़ेगा कहानी के थ्रू से, कहानी के माध्यम से। इसीलिए विषय को सीखने में मज़ा और आनंद प्रदान करता है। बाकी साहित्यिक कौशल विकसित करना ये नहीं हो पाएगा। मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ, तो सही आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अगला सवाल है, अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के लिए सत्य होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हम जो विज्ञान पढ़ाते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो विज्ञान पढ़ाते करें ना, बच्चे के पर्यावरण से संबंधित नहीं,
बच्चे के पर्यावरण से संबंधित नहीं, विज्ञान सामग्री के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराइए, ये भी नहीं, बच्चों को समझने योग्य बने, यानी कि ऐसी विज्ञान पढ़ाइए जो बच्चा आसानी से क्या करे, समझ जाए विज्ञान शिक्षा को। तो वहीं क्या है कि वहीं बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के लिए सत्य होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हम जो विज्ञान पढ़ाते हैं वो होना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ जाए, समझने योग्य बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पढ़ा दिए बच्चा नहीं समझ है, बच्चों को सीखने में व्यस्त रखें, ये नहीं कर सकते हैं। बच्चों को समझने योग्य बने, इस तरीके से आप, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, करें कि एक शिक्षिका अपने अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि वे सीखने को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करें, शिक्षक को राहत प्रदान करें, प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा, शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करें। नहीं, एक शिक्षिका जो है अपने अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग करती है क्योंकि वे सीखने को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करें, यही सही होगा। ये राहत प्रदान करने में ऐसी कोई बात नहीं है, राहत मिलेगा, टीचर अब क्लास में गए हैं कि राहत प्रदान करने गए हैं। प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा नहीं, शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करने के लिए। सही आंसर इसका होगा, सीखने को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करें। अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके हम शिक्षिका अपने अध्यापन में इस सब का प्रयोग करती हैं ताकि इंद्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा साफ प्रयोग कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो है। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो जो है बच्चे को प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छा से सीख जाएंगे सभी चीज़ों को। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण से बच्चे में कौन सा गुण विकसित होता है? पूछा ना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण से बच्चे में कौन सा गुण उत्पन्न होता है? स्मृति बिल्कुल गलत है, ज्ञान गलत है, स्वास्थ्य गलत है, रचनात्मक और जिज्ञासा, बच्चे के अंदर एक रचनात्मक क्रिएटिविटी आएगा और जिज्ञासा होगा। ठीक है, वो जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक होगा किसी चीज़ को, तो ये गुण जरूर विकसित होता है। रचनात्मक और जिज्ञासा बच्चों के अंदर आता है, कहाँ पे? प्राथमिक स्तर के बच्चों में। वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बड़ी ललायित रहता है, उत्सुक रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान का जो हस्तांतरण है किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय शिक्षा के द्वारा। निष्क्रिय शिक्षा से क्या मतलब, गलत है। स्मृति आधारित भी नहीं, रोट आधारित ये भी नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सक्रिय शिक्षा के द्वारा वो अपनी ज्ञान का हस्तांतरण कर सकता है। क्लियर है। अगला है कि निम्नलिखित में एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ ईवीएम शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता? देखिए ये बात है बिल्कुल कि कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है। तो ईवीएस के अंदर जो है ना, इस शिक्षण के अंदर बच्चा जो है जब खुद से करके सीखता है, किसी अनुभव को लेकर सीखता है तो वो ज़्यादा सीखेगा। उस समय प्राथमिक बच्चों के अंदर तकनीक शर्त नहीं था, उस समय ये तकनीकी जो टेक्निकल है ये सारी चीज़ें नहीं, बच्चा करके सीखता था, खुद से अनुभवों के द्वारा सीखता था। तो ये आपका नहीं है, इसलिए सही आंसर जो होगा ये इसका सी होगा, तकनीकी शर्त के साथ परिचित नहीं था। ठीक है, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ये आपका हो सकता है बच्चों के अनुभव और संदर्भ के संबंध में व्यवहारिक गतिविधियाँ करके बच्चा सीख सकता है। विषयगत दृष्टिकोण, किस विषय पे बात हो रही है तो इस तरीके से। लेकिन क्या नहीं होगा ये पूछा है, प्रस्तावित नहीं करता है तो वो तकनीकी शर्तों के साथ परिचित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि बच्चों के शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को होना चाहिए। विज्ञान शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को होना चाहिए। विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल, कभी कक्षा में झूठे प्रश्नों के लिए हतोत्साहित, ये तो होगा नहीं। ठीक, वैज्ञानिक विकास पर नवीनतम जानकारी दी गई हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ना ये होगा, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल।
जब बच्चा क्या होगा, विज्ञान सीख रहा है और उस प्रक्रिया में ये सक्रिय रूप से शामिल होता है, तो जो रचनावाद शब्द है उसका मतलब बढ़िया से सीखेगा, बढ़िया तरीके से सीख जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि विज्ञान शिक्षा के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को रचनावाद का मतलब क्या है, बच्चों को होना चाहिए कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो, मतलब एकदम रेगुलरिटी के साथ अब प्रक्रिया में शामिल होता है, सक्रिय रूप से शामिल होता है, तो वो अच्छा सीखेगा और अच्छा जानेगा भी। ठीक है, तो इस तरीके से रहा 20 सवाल, 20 सवाल को हमने देख रखा है। ठीक है, समझ लिए तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि वो भी पढ़ें देखें। और बिल्कुल ऐसे आप 10-20 क्वेश्चन हम लेके आते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरफ से प्रैक्टिस सेशन समझिए। ठीक है, यहाँ पे सवालों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।